सच्चा मार्गदर्शन जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक सच्चा मार्गदर्शक ही हमें सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाने में हमारी मदद कर सकता है और ऐसा ही मार्गदर्शन लेकर आता है आपके लिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम मार्गदर्शक। मार्गदर्शक में आपके साथ इस एपिसोड में मैं हूं प्रिया। दोस्तों, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ है हमारी मार्गदर्शिका ममता अवस्थी जी। तो आइए स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद प्रिया। मैम, मार्गदर्शक के माध्यम से कई दर्शकों को अपनी समस्याएं सुलझाने में काफ़ी मदद मिल रही है, इसलिए अब हमारे पास जो लेटर आते हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अच्छा तो क्यों ना मैम शुरुआत करें आज के फर्स्ट लेटर से। जी जी बिल्कुल। मैम, पहला लेटर हमारे पास आया है विपुल का। विपुल एक स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। विपुल की अपने कॉलेज में अपने प्रोफेसर से अटेंडेंस को लेकर कुछ महीनों पहले बहस हो गई थी। विपुल कहते हैं कि उन्होंने इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की लगातार कोशिशें की, लेकिन फिर भी वो इस मैटर को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं। विपुल ये भी लिखते हैं आगे कि उनका कहना है कि उन्होंने इसके लिए तमाम तरह की मदद भी ली है, पॉलिटिकल सपोर्ट भी लिया है, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि वो उस प्रोफेसर की क्लास में अब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें अब ये फिक्र भी होने लगी है कि कहीं वो रिजल्ट को लेकर भी अब परेशान हो रहे हैं कि कहीं प्रोफेसर जो हैं वो अपना गुस्सा उनके रिजल्ट पर ना निकाल दें। तो मैम बताइए आप विपुल जी को उनकी समस्या का हल। विपुल की जो प्रॉब्लम है ये मेरे ख्याल से कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में मैं देख रही हूँ कि जो डिसिप्लिन मेंटेन करने का जो मोड हो रहा है वो एक अटेंडेंस हो गया है। तो इन्होंने बहुत डिटेल्स हमको ये नहीं बताया है कि इनकी किस बात पे बहस हुई है, लेकिन जो इनकी प्रॉब्लम मेरी समझ में आ रही है प्रिया, वो एक सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर कोई बहस हुई थी प्रोफेसर के साथ तो इन्हें वो जो बहस है वो इन्हें अपने लेवल पे सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी। जहाँ तक मेरा इनके लेटर पे जो ध्यान गया उससे समझ में आया मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 लोगों को आप अगर अपनी प्रॉब्लम में इंटरफेयर करवाते हैं ये सोच के कि वो अगला ज़्यादा रिसोर्सफुल है और वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है, तो हम आपसी रिश्ते जो हैं वो और ख़राब कर लेते हैं। मुझे लग रहा है विपुल के केस में शायद ऐसा हुआ हो सकता है। जी, मैम विपुल का कहना है कि उन्होंने खुद भी काफ़ी कोशिशें की थी इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की। जी देखिए, शिक्षक और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो बहुत डेलिकेट रिलेशन होता है, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, इसीलिए इस रिश्ते में कोई नैतिक मजबूरी जैसा किसी के लिए भी नहीं है। आप जिन रिलेशंस में ब्लड रिलेशन होता है वहाँ पे तो देखिए फिर भी कोई एक मजबूरी बनती है। ये सोशल रिलेशंस हैं, ये सीखने और सिखाने का रिश्ता जो है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है, तो इसमें हम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। अगर प्रोफेसर इनके किसी बात से इनसे नाराज़ थे, इन्होंने अगर अप्रोच किया था प्रोफेसर को, अगर ये सही ढंग से करते तो मेरे ख्याल से ऐसा कभी भी नहीं होता कि प्रोफेसर इनसे कंटिन्यूसली नाराज़ रहते। कहीं इनको अपने आप को भी एनालाइज करना चाहिए। शायद हो सकता है कि इनका अप्रोच प्रोफेसर के हिसाब से ना हो। आप अगर थोड़ी सी स्मार्टनेस रखें, आप अगर थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखें कॉलेज के एटमॉस्फेयर से, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति का नेचर अलग होता है। हर व्यक्ति को अप्रोच करने का तरीका आपको उसके नेचर के हिसाब से बनाना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन काफ़ी ज़्यादा एक मॉरल प्रोफेशन माना जाता है। इसमें आप ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करवाएं या आप ज़्यादा रिलेटिव्स को इन्वॉल्व करें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता है कि आप 1-to-1 रिलेशन रखें बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो विपुल अगर अपनी कोशिशों में नाकाम रहे हैं तो मेरे ख्याल से इनको सब चीज़ों को परे हटाकर खुद ही प्रोफेसर के साथ इंटीमेसी कायम करनी चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो एक नोबल अप्रोच के तहत झुकाया नहीं जा सकता। देखिए, हम अपने व्यवहार से किसी को भी खुश कर सकते हैं, हाँ, हम अपने एटीट्यूड से किसी को खुश नहीं कर सकते। तो नेचर अपना जो है वो एटीट्यूड से हटा के अगर थोड़ा सा विनम्र होके, अगर थोड़ा अपनी गलती मान के ये आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर इनको ज़रूर माफ़ कर देंगे, इनका फ्यूचर सेफ हो जाएगा। इतना टेंशन अगर इन्हें हो चुका है, सोचिए इस पर्टिकुलर केस के बाद कि ये हम तक अप्रोच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको ये भी समझ में आ रहा है कि इनसे गलती हुई है। अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनसे गलती हुई है,
यही एक्सेप्टेंस इनको अपने प्रोफेसर के सामने जाके और अकेले में करना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप अकेले में करेंगे तो प्रोफेसर भी उसको एक गुरु शिष्य परंपरा के तहत ही मैं कहूँगी, गुरु आपको कभी किसी गलत बात पे मना नहीं करता, प्रोफेसर भी आपकी बात सुनेंगे और आपको सही तरीके से गाइड करेंगे और आपको उनकी गाइडेंस को विनम्रता से लेना सीखना चाहिए। आजकल देखिए प्रिया, कॉलेजेस में जो नॉर्मल माहौल है वो इसलिए ज़्यादा बिगड़ा हुआ है क्योंकि टीचर को टीचर नहीं समझा जाता और स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझा जाता। दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो कॉलेजेस हैं उनमें कई सारी जगहों पे एडहॉक अपॉइंटमेंट्स में देखिए आप शॉर्ट टर्म प्रोफेसर्स अपॉइंट कर दिए जाते हैं। बेसिक आइडिया होता है कोर्स ख़त्म हो जाए, उनका कोई रिश्ता नहीं बन पाता, कोई कनेक्शन नहीं बन पाता और बच्चे जो हैं वो अपने आप को लॉस्ट पाते हैं। तो बच्चे अपने सराउंडिंग में अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि वो भी गलत नहीं है, क्योंकि कहीं तो वो भी अपनी प्रॉब्लम ढूंढेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से मेरे ख्याल से अप्रोच गलत चलती है जी, जिस वजह से मैक्सिमम यंगस्टर्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब एक छोटी सी और बात बताना चाहूँगी कि जो विपुल का मेन कंसर्न है, आपको मैं ये बात शेयर कर सकती हूँ। विपुल ने हमसे ये प्रॉब्लम मेनली इसलिए नहीं शेयर की होगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि वो अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या वो प्रोफेसर से रिश्ते सुधारना चाहते हैं। आई डोंट थिंक सो। प्रिया, मेन बात ये होगी कि अब रिजल्ट का टाइम आ रहा है, अब प्रोफेशनली इनका नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है। यही बात मैं विपुल को हाईलाइट करना चाहूँगी कि अगर आप अपने आप को अपने प्रोफेशनल लॉस और गेन से हटाकर गुरु को गुरु मानना शुरू करेंगे तो गुरु भी आपको शिष्य मानकर अपना बच्चा समझ के आपकी 100 गलतियां माफ़ करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ प्रोफेशनली डील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो भी आपके साथ प्रोफेशनली ही डील कर रहे हैं। उनका बड़प्पन इसमें है कि वो आपसे ना डील करें प्रोफेशनली, बट मुझे मालूम नहीं है कि इन दोनों के बीच में बात क्या हुई है। ये मुझे मालूम है कि दुनिया का कोई भी गुरु जो है वो अपने शिष्य को कभी माफ़ी ना दे, ऐसी स्थिति नहीं आती। बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं अगर शिष्य अपने मन में ये ले आए कि ये हमारे गुरु हैं और इनकी हर बात हमको माननी है, तो गुरु भी नीचे झुक के शिष्य को एक्सेप्ट कर लेता है। जी, पर कहीं ना कहीं जैसे आज के दौर की हम बात करें तो ऐसा होता है कि बच्चों के जो कुछ पसंदीदा शिक्षक हो जाते हैं, पसंदीदा टीचर हो जाते हैं, जिन्हें वो बहुत पसंद करने लगते हैं, और उसी तरह कुछ ऐसे हो जाते हैं जिन्हें वो शायद बिना कारण या किसी कारणवश नापसंद करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आजकल शिक्षकों के साथ भी ऐसा है कि वो कुछ बच्चों को बेहद पसंद करते हैं जो शायद पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोकस्ड हों या और कुछ, और वहीं दूसरे बच्चे जो ज़्यादा शायद मस्ती वगैरह या दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो शिक्षक उन्हें नापसंद करने लगते हैं। तो क्या ऐसा? देखिए, यहाँ मैं कहीं पे कहूँगी कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली ही कुछ सही ट्रैक पे मुझे नहीं लगती कभी कभी, क्योंकि देखिए जो स्कूल लेवल पे टीचिंग होती है उसमें तो एक एजुकेशनल लिमिट बना दी गई है कि आपको बीएड करना है तो आपको मतलब एजुकेशन से रिलेटेड एक डिग्री लेनी है, एमएड करना है तो वो भी एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री है। जब आप एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री लेते हो तो उसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड कंट्रोल ना, मूड मैनेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ उसका एक एक्सपीरियंस होता है। जब आप कॉलेज टीचिंग में जाते हैं तो ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स्ड नहीं है। आपकी हायर क्वालिफिकेशन डिसाइड करती है कि आप कॉलेज में पढ़ाने लायक एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो देखिए, नॉलेज होना एक बात होती है और नॉलेज दे सकना प्रॉपरली ये एक दूसरी बात होती है। क्वालिफिकेशन जब तक आपकी साइकोलॉजिकल लेवल पे फिट नहीं रहेगी तब तक कि आप अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स के साथ। ये प्रिया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चे कई बार सहम जाते हैं इस चीज़ों से कि भाई हम कुछ भी कर लें प्रोफेसर हमसे खुश नहीं होंगे क्योंकि प्रोफेसर बायस्ड हैं। लेकिन बच्चे ये भी अगर समझना शुरू करें कि कल को उन्हें भी कोई ना कोई जॉब करनी है और ये सिचुएशन उनके साथ भी आ सकती है, तो वो ऐसा बिहेव भी नहीं करेंगे जिसमें कि वो कोई नाराज़गी वाला इशू ले आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ, कई बार मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि क्लासेस नहीं लग रही हैं और बच्चे पार्किंग में बैठे हुए हैं। पार्किंग में बैठ के अब वो करेंगे क्या?
सोचने की बात है। दो ही जगहें होती हैं कॉलेजेस में, या तो बच्चे पार्किंग में बैठे मिलेंगे या कैंटीन में बैठे मिलेंगे, और कैंटीन वाले की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और पार्किंग में कोई लिमिटेशन नहीं है, बैठे रहते हैं। तो उस वक्त जितना न्यूसेंस कैंपस में डेवलप होता है उतना न्यूसेंस शायद और किसी भी वक्त नहीं होता। यहाँ पे मेरा बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है इंस्टीट्यूशन से कि वो ऐसा शेड्यूल ही क्यों करते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर लेक्चर नहीं हो रहा है। ये देखना आपका काम है कि अगर एक कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर टाइम पे नहीं पहुँचे हैं या पर्टिकुलर प्रोफेसर की क्लास नहीं पॉसिबल हो रही, तो या तो आप बच्चों को प्रायरली इन्फॉर्म करिए और या फिर ऐसा कोई अरेंजमेंट करिए कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स किसी न किसी क्रिएटिव एक्ट में इन्वॉल्व रहें। ये भी एक इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी होती है। ये एक्ट केवल हम बच्चों को इस बेसिस पे छोड़ दें कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोफेसर नहीं है तो आपकी 1.5 से 2 घंटा फ्री हैं आप, वो फ्री टाइम में यंगस्टर्स से हम उम्मीद तो बहुत करते हैं कि वो अपने टाइम को क्रिएटिवली यूज़ करें, लेकिन उस फ्री टाइम में यंगस्टर्स से ये उम्मीद करना कि ये लोग कुछ गलत नहीं करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल ठीक है। और मैक्सिमम न्यूसेंस का कारण यही समय होता है। जी, कहते भी है ना, खाली जो दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट में कॉलेजेस को भी ध्यान देना पड़ेगा और स्टूडेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में। तो रिलेशंस स्टूडेंट और प्रोफेसर के काफ़ी हम्बल हो सकते हैं और डेफिनेटली जो प्रोफेसर्स का एटीट्यूड होगा वो स्टूडेंट्स के लिए तभी पॉजिटिव होगा जब वो देखेंगे कि स्टूडेंट्स उनकी बात सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिनरी एक्ट के तहत मुझे लगता है कि अगर कभी कोई प्रोफेसर नाराज़ भी होते हैं तो वो उनका हक होता है। उसको सॉर्ट आउट करने के लिए 1-to-1 रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय दूसरों के इंटरफेरेंस के। तो उम्मीद करेंगे विपुल आपसे कि हम आज तो खैर वो समय नहीं रहा है कि जब गुरु को ईश्वर के समान माना जाता था, पर हम आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आप उन्हें वो सम्मान दें जो वो डिजर्व करते हैं। और शायद आप उनसे अगर डायरेक्ट बात करेंगे तो शायद वो भी आपकी बात को समझेंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से दोबारा से बिल्डअप हो जाएगा। तो मैम आइए बात करते हैं अगले लेटर की। मैम अगला लेटर हमारे पास आया है कमल शर्मा जी का। इनका कहना है कि इनका जो बेटा है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। खैर ये एक अच्छी बात है कमल जी, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। उन्होंने कई बार अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि टेक्नोलॉजी भी इसी पढ़ाई से डेवलप हुई है, लेकिन वो उसे मोटिवेट करने में नाकाम रह रहे हैं और अब वो ये जानना चाहते हैं कि उसे वो इस चीज़ से कैसे बाहर निकालें, क्योंकि जब वो अपने बेटे से ये पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो टीचर के जो एटीट्यूड है उससे परेशान होकर इस तरफ ज़्यादा जा रहा है। खासकर उन्होंने बताया है कि खासकर 2 सब्जेक्ट को लेकर वो ज़्यादा परेशान है, हिंदी और मैथ्स। तो मैम कमल जी के सवाल का जवाब। प्रिया, ये पत्र मेरे ख्याल से जो हम पिछली चीज़ डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेट ही होता है, उसी से। देखिए बहुत सारी केसेस में यहाँ पे मैं आह्वान करना चाहूँगी इस प्रोग्राम के तहत कि किसी भी बच्चे का ध्यान अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हटता है तो इसमें जिम्मेदारी 100% बड़ों की होती है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यहाँ मैं बिल्कुल कमल जी से एग्रीड हूँ कि हो सकता है कि टीचर्स के एटीट्यूड से बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट खोता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे वाकई में होते हैं जिनको कि बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। आपके पढ़ाने के तरीके पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए जब आप किसी सब्जेक्ट के लिए आप अगर टीचिंग प्रोफेशन में जा रहे हैं और आपको जब तक अपने सब्जेक्ट के लिए कोई पैशन नहीं होगा तब तक आप उस सब्जेक्ट को बच्चों को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें, हम सब जानते हैं कि मैथ्स जो है वो बेसिस ऑफ ऑल टेक्नोलॉजीज है। जी हाँ, लेकिन फिर भी कमल जी कह रहे हैं कि इनका बच्चा जो है वो मैथ्स नहीं करना चाहता, क्योंकि बच्चे ये नहीं समझ पाते कि 2+2 4 या 2+3 5 करने से कैसे कंप्यूटर चल सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर मैंने 5 × 7 गलत लिख दिया तो मैं क्या मोबाइल ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब एक छोटे बच्चे के दिमाग की तरह से आप अगर सोच के देखें तो बच्चा बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाता कि ये जो एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस वो यूज़ करता है, रेफ्रिजरेटर है, मोबाइल है, रिमोट और मोबाइल तो आजकल एकदम कॉमन, हाँ वीडियो गेम्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई से कैसे आई, ये बात वो रिलेट नहीं कर पाता है।
ये बात रिलेट करवाने के लिए टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है। कहीं ना कहीं जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हमको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, उसकी प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस को समझाना चाहिए कि बेटा अगर मैथ्स नहीं होता, अगर हम 2+2 4 नहीं कर रहे होते तो हम ये चीज़ें भी ईजाद नहीं कर सकते थे। जिस दिन हम पढ़ाने को नॉर्मल प्रैक्टिस में आने वाले अप्लायंसेस से यूज़ के से रिलेट कर पाएंगे, बच्चे अपने आप ही सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जहाँ तक हिंदी की बात इन्होंने कही, हिंदी को लेके तो आप आजकल देखिए पेपर्स में भी आ रहा है, मैगजीन्स में आ रहा है, सरकार हमारी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो रही है हिंदी को लेके। और हिंदी को लेके मेरा ऐसा जो सोचना है, मैं खुद काफ़ी डीपली महसूस करती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हर इंडियन को एटलीस्ट हिंदी आनी चाहिए। लेकिन हिंदी को मारने में हमारा ही योगदान है। हमने हिंदी को कभी भी, हिंदी पढ़ाने वालों का ही बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुद भी याद है कि हिंदी टीचर्स जो हैं वो जिस तरीके से सब्जेक्ट को लेके अपना एक अलग एटीट्यूड रखते हैं, एक थोड़ा सा पंडिताना एटीट्यूड रखते हैं मेरे ख्याल से, उस वजह से वो मॉडर्न टाइम के बच्चे उसके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर पाते। इतना रिजिड होना, इतना स्टबर्न होना किसी भी सब्जेक्ट के लिए नुकसानदायक होता है। आप अपने विषय को अगर इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे, रिलेट करके पढ़ाएंगे, तो आप विषय की ही मदद कर रहे हैं। अगर आप अपने विषय को एकदम एक्सक्लूसिव करके बना के पढ़ाएं कि भाई अगर जो तुम्हें संधि समास नहीं आता तो तुम्हें बोलना भी नहीं आता, तो कहीं ना कहीं बच्चा घबरा जाता है। हाँ, और वो उससे बोझ लगने लगती है, उसे वो चीज़ बोझ लगने लगती है। तो ग्रामर को ग्रामर ही रहने दीजिए, ग्रामर को धीरे धीरे आप अपनी लैंग्वेज में लेके आइए। लैंग्वेज मेरे ख्याल से बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। लैंग्वेज में नॉर्मल बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना ज़्यादा आसान है अगर आप सच पूछें तो। लेकिन सब्जेक्ट टीचर्स ही अगर ये काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बच्चा उस सब्जेक्ट से मुकर जाता है, नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी जो गलत बात हिंदी के साथ हुई है यूजुअल, वो ये कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ नहीं जोड़ा गया। हायर स्टडीज़ में हिंदी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये हमारी पॉलिसी की गलती है जो कि होनी नहीं चाहिए थी। आज अगर हम रोते हैं कि हमारे बच्चे हिंदी का एक सेंटेंस नहीं लिख पाते सही ढंग से, तो इसके लिए ज़िम्मेदार हम खुद हैं। आज भी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जब अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं किसी से या बच्चों के सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, तो बड़े शान से कहेंगे कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ा हुआ है, उसे जर्मनी आती है, जर्मन लैंग्वेज आती है या फ्रेंच लैंग्वेज आती है, पर वो इसके साथ ये नहीं बताते कि इसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती। जी, आजकल तो उल्टा ये देखा गया है कि कोई ये कहने में गर्व महसूस करता है कि हमें हिंदी नहीं आती, और उल्टा हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। जी हाँ, कितने सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को आप मार्केट ही लेके जा रहे हैं, तो ये कहने के बजाय कि बेटा चीज़ों को हाथ मत लगाइए, नो डोंट टच, डोंट गो देयर, ये जो हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बातें आ रही हैं, हम सोचते हैं कि हम बच्चे को इनबिल्ट ब्रीड कर दें कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बड़ा हो। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे हिंदी आनी चाहिए। तो गलती बच्चे की तो कहीं पे भी नहीं है मेरे ख्याल से। इसलिए कमल जी से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कमल जी को मैं सजेशन ये दूंगी कि अगर ये टीचर्स के ऊपर ब्लेम अगर कर रहे हैं तो मानती हूँ ये हो सकता है, पर ये खुद भी इस तरफ से कोशिश कर सकते हैं। ये बच्चे को रिलेट करना सिखाएं कि जैसे एक पहिया घूमता है वैसे ही जो है किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली, मान लो वो रोबोट से खेल रहा है तो वो कैसे घूम रहा है, या रिमोट कैसे फंक्शन कर रहा है, तो ये साइंस में कहाँ पे आता है तुम्हारे। अगर ये खुद भी उसको बैठ के समझाएंगे तो बच्चा डेफिनेटली ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। जी, वाकई एजुकेशन ही है, चाहे हमें टेक्निकली हो या कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी कदम है वो है एजुकेशन। शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ ही और ये तो प्रिया बहुत छोटा बच्चा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं देख रही हूँ कि जो अपना पढ़ाई के समय जो कुछ पढ़ा है उसको रिलेट ही नहीं कर पाते कि जॉब में कैसे रिलेट करें। तो कहीं ना कहीं ये कॉमन प्रॉब्लम है। जी,
तो उम्मीद करते हैं कमल जी आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप उसकी टीचिंग मतलब उसके टीचरों उसके साथ साथ आप भी अब खुद अपने बेटे की परवरिश पर और या फिर उसके सही तरीक़ों से उसे समझाने में उसकी मदद ज़रूर करेंगे। तो आइए मैम बात करते हैं अगले लेटर की। जी मैम, अगला ख़त हमारे पास आया है वर्षा अग्रवाल जी का। वर्षा जी कह रही हैं कि वो बीएड कर चुकी हैं और टीचिंग में वो अपना कैरियर बना रही हैं, लेकिन उनका अब ये कहना है उनके साथ अब ये समस्या आ रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो सारे बच्चों का जो अटेंशन है वो गेन नहीं कर पा रही हैं और साथ ही उनकी क्लास के कुछ बच्चे हैं जिनके कारण उन्हें लग रहा है कि अब वो उन्हें उनके साथ रिलेट नहीं हो पा रही हैं। वर्षा जी का ये भी कहना है कि वो वैसे तो काफ़ी पेशेंट स्वभाव की हैं, लेकिन अब कुछ बच्चों के कारण वो इम्पेशेंट सी होती जा रही हैं। तो अच्छा। जी वो जानना चाहती हैं अपनी समस्या का हल। ये भी कुछ जो हम डिस्कस कर रहे थे वही वाली बात है। हाँ, अगर बीएड इन्होंने किया है तो ये प्रोफेशनली तो क्वालिफाइड है जी। टीचिंग करने के लिए, लेकिन इनको चिंता करने की बात नहीं है। हर चीज़ आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है, पढ़ाई से ही सीखे ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो वर्षा जी को समझनी होगी कि अगर टीचिंग इनका करियर होने वाला है तो इनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड लेना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बहुत ओवर एक्सपोज्ड हैं, बहुत कम एज में बहुत सारी चीज़ें वो जानते हैं जो हम नहीं जानते थे उस पर्टिकुलर एज में। तो हम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, उनको बेसिक नॉलेज है बहुत सारी चीज़ों का। ये कहना चाहिए इंटरनेट क्रांति का एक पॉजिटिव असर है। अगर हम बच्चों से बच्चे हमारे जो समय से आगे चल रहे हैं, अगर हम उनसे पीछे चलेंगे तो वो हमारी इज्जत कभी भी नहीं करेंगे। सही बात है। तो अगर आपको एक क्लास में एक मास अटेंशन चाहिए तो आपको सबसे पहले इस बात को फोकस करना होगा कि आप बड़े हैं, आपकी नॉलेज लेवल आपके सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स से ज़्यादा है। जब आप अपने आप को अपग्रेड करके इस लेवल पे रखेंगी तो आप में अंदर एक खुद ही कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ भी हो जाए, सामने जो बच्चे बैठे हैं वो आपसे कम जानते हैं। ये स्थिति हमेशा होनी चाहिए टीचिंग प्रोफेशन में। अगर बच्चे आपसे ज़्यादा जानने लगेंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस खुद ही खोने लगते हैं। कभी भी किसी भी ज़्यादा जानने वाले बच्चे को रोकिए मत जी। अगर वो आपको कोई सजेशन दे रहा है या वो आपको किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है तो उसके डिस्कशंस को पॉजिटिव लेना सीखिए। ये उस समय ये एटीट्यूड मत डेवलप करिए कि ये होता कौन है जो मुझे बता रहा है जी। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एरोगेंस बढ़ता है और इनडिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। वर्षा जी को मेरा सबसे पहला सजेशन यही रहेगा कि ये ना भूलें कि उनके सामने जो बैठे हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा एज में भी छोटे हैं और एक्सपीरियंस में भी छोटे हैं, नॉलेज में भी छोटे हैं। अगर इन्होंने अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं किया है तो फर्स्ट स्टेप में इनको अपनी नॉलेज सब्जेक्ट की अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है जी। पेशेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि वही टीचर्स ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो क्लास डिसिप्लिन मेंटेन कर सकें। अगर क्लास डिसिप्लिन मेंटेन ये नहीं कर पाएंगी तो ये कभी भी अपने सब्जेक्ट को हर बच्चे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए क्लासरूम टीचिंग में डिसिप्लिन का रोल बहुत बड़ा होता है। उस डिसिप्लिन में वर्षा जी को मेरा सजेशन है किसी दूसरे को इन्वॉल्व न करते हुए ये खुद बच्चों के साथ कंपैटिबल होके एक सिचुएशन ऐसी डेवलप करें कि सारे बच्चे किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं और डिसिप्लिन मेंटेन रहे। बहस की नौबत ना आने दें। बात अपनी इस तरीके से कहिए कि जिसमें कोई कहानी में इन्वॉल्व कर दीजिए चीज़ को। इन्होंने अपना आई थिंक सब्जेक्ट इन्होंने मेंशन नहीं किया है हमारा अपने सब्जेक्ट लेकिन जो भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट को अगर ये अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेट करके बताएंगी या फिर कुछ एक्टिविटीज़ उसके हिसाब से प्लान कर लें जिसमें कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं, तो बच्चे बहस करना भूल जाते हैं। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह हैं, हम उनको जैसा मोल्ड करेंगे वो वैसा मोल्ड होंगे। तो वर्षा जी बजाय बीएड की किताबों में ढूंढने के कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करें, मेरे ख्याल से आप अपने आप को नॉलेज लेवल को अपग्रेड करके अपने क्लासरूम परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए।
अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे ध्यान दीजिए, तो मेरे ख्याल से आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाएंगे। जी, जैसे कि आजकल देखा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो बच्चों से बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। जी हाँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत पेशेंट थी और अब इम्पेशेंट होती जा रही हूँ। अब उन्होंने इस चीज़ का सारा जो ज़िम्मा है वो बच्चों को दे दिया है, बच्चों पे और डाल जबकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से ही सीखते हैं। जी हाँ। तो ये एक जो माहौल है, जो ऐसा नेचर है, वो स्टूडेंट में भी धीरे धीरे आने लगता है, इसी तरह का माहौल। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भी मेरे टीचर्स ही जिम्मेदार हैं, एल्डर्स जिम्मेदार हैं। मैं सीधी बात यही कह रही हूँ कि बच्चे को आप बच्चा ही रहने दीजिए। बच्चे को आप पहले दिल से मानिए कि आपके सामने बच्चे बैठे हैं, कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं बैठे हैं। जी। अगर आप उनको एज ए कॉम्पिटिटर डील करेंगे तो वो कॉम्पिटिटर्स जैसा बिहेव करेंगे। आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करती हैं कि वो आपसे हमेशा अच्छा बिहेव करें? ये भी हो सकता है कि वो आपसे एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन चाहते हैं। टीचिंग प्रोफेशन में आपकी जो प्रीएम्पशंस हैं वो लेके क्लासरूम में घुसना आपका एक गलत एटीट्यूड है। टीचिंग प्रोफेशन में हर लेवल पे, हर बच्चे के साथ आपको एक डिफरेंट लेवल पे जुड़ना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो बोलते ही नहीं है क्लास में। प्रिया, जैसे मैंने कई टीचर्स के फीडबैक सुने कि उन्हें एक पर्टिकुलर क्लास में जाके बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ सब लोग चुप बैठे रहते हैं। कभी मेरा ये कहना है कि आप ऐसी क्लास में सोचिए कि बच्चे चुप क्यों बैठे हैं। 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो लेजी हैं और या फिर वो आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। आप बच्चे को जितना इंटरैक्ट करने देंगे उतना वो बच्चा जो है आपके सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा। तो बच्चों के इंटरैक्शन को रोकिए मत। बच्चे चुप अगर क्लास में बैठे हुए हैं तो इसका ये मतलब हरगिज मत निकालिए कि वो आपके सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है या आपसे बहुत डर रहे हैं। ये उसका कोई कंक्लूजन नहीं है। आपको उस समय ये सोचना है कि बच्चे इंटरैक्टिव नहीं हैं, इसलिए ये चुप बैठे हुए हैं। तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं होती है। मॉडर्न मोड ऑफ टीचिंग जो चल रहा है, उस मोड ऑफ टीचिंग में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोगों ने ये सजेस्ट किया है कि बच्चे को आप एक क्लासरूम टीचिंग का पार्ट बनाइए। बच्चे को एक क्लासरूम टीचिंग का टारगेट मत बनाइए। तो कहीं ना कहीं वर्षा जी को यही करना चाहिए मेरे ख्याल से। जी, तो ज़रूरी ये है कि आप बच्चों से अपना एक जो कनेक्शन है वो बिल्डअप करें, ताकि वो भी अपने आप को और अच्छे से आपके सामने वो कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ आपसे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। आज हमने बात की टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप के लेकर। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि आज ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार हो सके जहां टीचर और स्टूडेंट दोनों अपने आप को कंफर्ट पा सकें। एक ऐसा कंफर्ट जोन, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो फ्रेंडली हो, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें उन्हें यथोचित वो जो सम्मान वो चाहते हैं वो भी हम दें। ऐसे में तो पढ़ाई और भी आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे भी आप अपनी समस्याएं, अपने सवाल हमें भेज सकते हैं मेल के माध्यम से। हमारी मेल आईडी है margdarshak.city@gmail.com। तो दोस्तों, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का, आपके सवालों का, आपकी समस्याओं को जानने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए मार्गदर्शक, क्योंकि मार्गदर्शन बेहद जरूरी है।